हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी का चैप्टर 6 का पार्ट सी का। फाइन। तो ये जो चैप्टर 6 है ना सीआरपीसी का, ये आपका बात करता है प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इसका पार्ट ऑलरेडी जो आपका पार्ट ए और बी है, ए पार्ट समन से रिलेटेड था, वो हम ऑलरेडी उसके सारे सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट बी जो है वो आपका वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड था, उसके भी सेक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको सारे जो वीडियोस हैं इस चैनल से इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 82, 83 और 84, 85 एंड 86, जो कि आपका प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी का है। फाइन। तो इसमें हम ना जो सेक्शन 82 है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 83 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम सेक्शन 84 को डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दें कि जो सेक्शन 82 है वो आपका प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग से रिलेटेड है। मतलब जो पर्सन अपने वारंट ऑफ अरेस्ट से बचने के लिए, मतलब बोलते नहीं, अरेस्ट होने से बचने के लिए छुपने की कोशिश कर रहा है या छुप रहा है, ठीक है, या अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है। उसका जो भी प्रोसीजर है वो आपका सेक्शन 82 में डिस्कस किया गया। फिर सेक्शन 83 जो है वो ऐसे ही पर्सन के अगेंस्ट, जो पर्सन मतलब आपका जिसके अगेंस्ट आपका कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है, उसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है, चाहे इमूवेबल है, चाहे किसी और तरीके की प्रॉपर्टी है, उसके अटैचमेंट की बात करता है। अब जो सेक्शन 84 है वो बात करेगा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। मतलब ये जो कोर्ट ने अटैचमेंट किया है ना, उसके रिगार्डिंग क्या क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस किए जा सकते हैं, रेज़ किए जा सकते हैं, और कौन उन क्लेम्स और ऑब्जेक्शन को रेज़ कर सकता है, उसके रिगार्डिंग बात करेगा सेक्शन 84। वीडियो में सेक्शन 84 की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपको इनसे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों और नए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम सेक्शन 84 की तरफ, जहाँ इस वीडियो में आपको सेक्शन 84 के जितने भी सब सेक्शंस हैं, टोटल चार सब सेक्शन हैं, उन चारों का कंप्लीट इंटरप्रिटेशन सिंपल वे में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो हियर इज़ योर सेक्शन 84 दैट टॉक्स अबाउट क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू दी अटैचमेंट। तो ये जो आपका सब सेक्शन 1 है, बेयर एक्ट में किस तरीके से लिखा गया है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। तो सेक्शन 84 का सब सेक्शन 1 कहता है कि इफ़ एनी क्लेम इज़ प्रिफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ any property attached under section 83 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person on the ground that the claimant or objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment under section 83, the claims or objections shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part। एक कंडीशन इसमें डाली गई है जो कि प्रोवाइडेड दैट करके जो आपको दिख रहा है ना, ये एक कंडीशन डाली गई है कि किस कंडीशन में आपका ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल होगा, और साथ ही साथ में इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। जैसे ये कहता है कि एनी क्लेम प्रिफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन में इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बोलता है कि अगर मान लीजिए जो क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा। तो ये कहता है कि बी कंटिन्यूड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको हम इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 84 बात करता है आपका क्लेम्स और ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। ये कहता है कि एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन claims an interest in property that has been attached under section 83 or objects to the attachment, they must do so within 6 months from the date of attachment। तो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन वो पर्सन आपका प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। फाइन।
प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा अगर कोई पर्सन किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मतलब इस ऐसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अपना क्लेम करता है जो कि सेक्शन 83 के अंडर अटैच की है कोर्ट ने, या फिर अटैच हो सकती है कोर्ट के ज़रिए, तो उसको अगर ऐसा एक्शन लेके आना है तो ये एक्शन उसको 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब जब डेट ऑफ अटैचमेंट होगी ना उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये क्लेम या ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। तो इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसको एक एग्जांपल से कैसे समझेंगे कि मान लीजिए एक पर्सन है ए, ये है आपका प्रोक्लेम्ड पर्सन, मतलब जिसके अगेंस्ट कोर्ट ने आपका प्रोक्लेमेशन इशू किया था, क्योंकि ये अपना वारंट ऑफ अरेस्ट से बचने के लिए कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो छुपने की कोशिश कर रहा है या अरेस्ट नहीं हो रहा है। फाइन, तो ये ए पर्सन है, ये है प्रोक्लेम्ड पर्सन। इसके पास में कोर्ट को लगा, मतलब कोर्ट को ऐसा लगा कि इसके पास में कोई प्रॉपर्टी है सी, कोई प्रॉपर्टी सी है जो कि कोर्ट को लगा कि भाई ये किसकी है, ये ए, इसी प्रोक्लेम्ड पर्सन की है। तो कोर्ट ने क्या करा, जब ए ने अपने प्रोक्लेमेशन को रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब जो उसका प्रोक्लेमेशन उसके अगेंस्ट इशू किया गया था उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो कोर्ट ने उसकी इस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट का, इस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के ऑर्डर दे दिए। अब यहाँ पर लाइट में आया एक दूसरा पर्सन बी, कौन, ये बी पर्सन। अब ये बी पर्सन जो है ये क्लेम कर रहा है कि भाई ये जो सी प्रॉपर्टी है ना इसमें इसका भी इंटरेस्ट है। फाइन, इसका भी इंटरेस्ट है, इसलिए इसको सेक्शन 83 के अंडर अटैच नहीं किया जा सकता। तो ये जो बी क्लेम कर रहा है ना, ये इसको 6 महीने, मतलब जो डेट ऑफ अटैचमेंट होगी ना, जब कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर रिलीज़ किया है उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर बी को ऐसा क्लेम रेज करना होगा, क्लेम या ऑब्जेक्शन रेज करना होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। अगर 6 महीने के बाद करता है तो फिर वो क्लेम या ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं होगा। फाइन, अब नेक्स्ट बात इसी सबसेक्शन में क्या कही गई है कि द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर मस्ट असर्ट दैट देयर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83। तो क्लेमेंट को, ये क्लेमेंट या जो भी ऑब्जेक्शन उठा रहा है वो पर्सन, जो जैसे हमने कहा था कि बी है मान लीजिए क्लेमेंट, जो कि आपका प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं है, उसको ये भी शो करना पड़ेगा, मतलब उसको शो करना पड़ेगा कि जो उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है ना उसको सेक्शन 83 के अंडर अटैच नहीं किया जा सकता। फाइन, अब नेक्स्ट बात इसमें कही गई थी कि जब ये क्लेम या ऑब्जेक्शन जो है ये रेज होता है तो ये आपका क्या होगा, आपका दिस विल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड द अथॉरिटीज़ में आइदर अलाउ और डिसअलाउ इट आइदर इन होल और इन पार्ट। तो क्लेम बी जो पर्सन था, मान लीजिए उसने क्लेम आपका क्लेम या ऑब्जेक्शन उसने रेज करा, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, भाई उसके क्लेम को इंक्वायरी भी, मतलब उसको इंक्वायर भी किया जाएगा। फिर अथॉरिटीज़ जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अथॉरिटीज़ इंक्वायरी करने के बाद में या तो क्लेम को अलाउ भी कर सकती हैं या डिसअलाउ भी कर सकती हैं, और ये अलाउ ज़रूर ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरीके से अलाउ कर दे या कुछ पार्ट्स में अलाउ करे, मतलब किसी पोर्शन को अलाउ करे और किसी जो क्लेम का कुछ पोर्शन था उसको अलाउ करे और किसी को डिसअलाउ कर दे। फाइन, कंटिन्यूएशन इज द केस ऑफ क्लेमेंट्स डेथ। तो ये जो आपकी प्रोवाइडेड डेट वाली जो कंडीशन लिखी थी ना, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए इफ़ द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर पासिस अवे ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर मान लीजिए कि क्लेमेंट और जो ऑब्जेक्टर है वो आपका इस पीरियड के दौरान, मतलब जैसे उसने क्लेम रेज किया और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, इसमें जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना वो इस क्लेम और ऑब्जेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइन, तो अगर शॉर्ट में कहें हम, या हम कह सकते हैं समरी, दिस प्रोविजन एंश्योर्स दैट interested parties have an opportunity to challenge the attachment of property during criminal proceedings if they believe their interest is not subject to attachment under section 83। तो ये प्रोविज़न जो आपका सब सेक्शन 1 है सेक्शन 84 का, ये कहता है, ये इंश्योर करता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर किसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया है कोर्ट ने, और उसमें किसी दूसरी पार्टीज़ जो हैं जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं है उनका कोई इंटरेस्ट है, और उनको ऐसा लगता है या वो ये शो कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि जो उनका इंटरेस्ट है
वो आपका सब सेक्शन 83 के अंडर, मतलब सेक्शन 83 के अंदर उसे अटैच नहीं किया जा सकता और वो इसे प्रूव कर देते हैं, तो उस केस में आपका जो कोर्ट है वो पूरी इंक्वायरी वगैरह करेगी और इंक्वायरी करने के बाद में वो चाहे तो फिर क्लेम को अलाउ कर दे या फिर क्लेम को डिसअलाउ कर दे, या तो पूरी तरीके से अलाउ कर सकती है या फिर कुछ पार्ट्स में अलाउ कर सकती है। फाइन। तो ये था आपका सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 84। फाइन। तो ये इसका एक शॉर्ट में मैंने लिखा है, शॉर्ट में नोट लिखा है, ये आप देख सकते हैं। ये जो पूरा सबसेक्शन है इसको बहुत शॉर्ट में बताया गया है कि क्या लिखा है इसमें। देखिए कि इफ़ समवन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन क्लेम्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी दैट हैज़ बीन अटैच्ड अंडर सेक्शन 83, they can raise an objection within 6 months from the date of attachment. The claim or objection will be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in parts. If the claimant or objector passes away during this period, their legal representatives can continue the क्लेम और ऑब्जेक्शन। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सिर्फ मैंने इसलिए पढ़ा है ताकि आपको अगर इसमें कहीं मान लीजिए विजिबिलिटी में दिक्कत हो तो आपको इसमें आप सुन के इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका सबसेक्शन 1 को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है और शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है। फाइन। अब सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 83 in the court of chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made. तो बेसिकली ये जो क्लेम और ऑब्जेक्शन है, ये सबसेक्शन जो है वो ये बात करता है कि ये जो क्लेम और ऑब्जेक्शन है ना वो कहाँ पर रेज़ किया जा सकता है। मतलब इसका क्लेम मतलब जो पर्सन है जो जिसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, जो ये मानता है कि उसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है जिसको कोर्ट ने अटैच किया है, वो कहाँ पर इन क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को रेज़ कर सकता है, वो आपका सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 84 बताता है। देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ये दिस सबसेक्शन स्पेसिफाइज वेयर सच क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस कैन बी प्रिफर्ड और मेड। मतलब ये सबसेक्शन ये बात बताता है कि ये जो क्लेम्स है वो आपका कहाँ, मतलब ये क्लेम्स आपका कहाँ किए जा सकते हैं या फिर कहाँ पर रेज किए जा सकते हैं। फाइन। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रिफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज़ इशूड। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन है जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 84 सेक्शन 84 के सबसेक्शन 1 में जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन है उनको कहाँ रेज़ किया जा सकता है, उनको उसी कोर्ट में रेज़ किया जा सकता है, ठीक है, जहाँ से आपका ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इशू किया गया था। अदरवाइज इफ़ द अटैचमेंट ऑर्डर वॉज इशूड डायरेक्टली द क्लेम्स और ऑब्जेक्शन can be presented in the court that issued the attachment order। तो या तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि अगर अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली इशू किया गया है, ठीक है ना, तो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जो है वो आपका उसी कोर्ट में आपका प्रेजेंट किया जाएगा या इशू रेज किया जाएगा जहाँ से अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया गया था। अब इसमें दूसरी बात क्या कही गई है कि इफ़ द क्लेम और ऑब्जेक्शन पर्टेन्स टू द प्रॉपर्टी अटैच अंडर एन ऑर्डर एंडोज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83 इट शुड बी मेड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द अटैचमेंट अकर। तो बेसिकली ये कहता है, ये जो दूसरा पार्ट है ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जिसका अटैचमेंट आपका सेक्शन 83 के सबसेक्शन 2 के अंडर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में किया गया है, तो बेसिकली ये इशू क्लेम और ऑब्जेक्शन कहाँ पर रेज किया जाएगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहीं पर आपका ये क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का जो मैटर है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये जो आपका सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 84 है, ये प्रोविज़न ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल जो है हैव अ चांस टू चैलेंज प्रॉपर्टी अटैच विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम एंड इन द अप्रोप्रिएट कोर्ट। तो ये प्रोविज़न
जो अभी तक आपने दो प्रोविज़न पढ़े ना, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, वो ये इंश्योर करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास में किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी के को मतलब ऐसी अटैच प्रॉपर्टी को चैलेंज, मतलब उसके किसी भी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट को चैलेंज करने का राइट होता है या चांस होता है उसके पास में, है ना, एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के बीच में और एक अप्रोप्रिएट कोर्ट में। तो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट क्या थी, 6 महीने का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। ओके। और अप्रोप्रिएट कोर्ट कि जिसने आपका अटैचमेंट का ऑर्डर इशू किया है वही कोर्ट क्या करेगा, आपका क्लेम या ऑब्जेक्शन से रिलेटेड मैटर को डील करेगा। फाइन। अब बात करते हैं हम सबसेक्शन 3 की। तो सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज़ प्रीफर्ड और मेड। तो ये कहता है कि कोई भी क्लेम या ऑब्जेक्शन जो कि आपका कोर्ट में रेस किया गया है किसी प्रॉपर्टी से के अटैचमेंट से रिलेटेड, तो वो आपका बेसिकली उसकी क्या है, उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए। फाइन। इस क्लेम या ऑब्जेक्शन की एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये इंक्वायरी कौन करेगा, वही कोर्ट करेगा जहाँ पर ये क्लेम या ऑब्जेक्शन को रेस किया गया है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ इट इज़ प्रिफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही मे मेक इट ओवर फॉर डिस्पोजल टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। पर यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, इन्होंने एक कंडीशन ये डाल दी है कि अगर मान लीजिए ये जो क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है ये अगर आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में रेज़ किया जाता है, तो यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा ना उसके पास में ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को पावर दे दे कि भाई वो इस मैटर को रिजॉल्व करे। फाइन। इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट लैंग्वेज से बता दिया। दिस प्रोविजन स्टेट्स दैट व्हेन समवन मेक्स अ क्लेम और रेज एन ऑब्जेक्शन इन द कोर्ट मस्ट इन्वेस्टिगेट इट। द कोर्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग दी क्लेम और ऑब्जेक्शन थॉरली। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई आपका कोई क्लेम करता है या कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है कोर्ट में, तो ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे उस मैटर को और प्रॉपर जो भी क्लेम या ऑब्जेक्शन है उसको प्रॉपर तरीके से आपका एग्जामिन करे, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। If the claim or objection is made in the court of chief judicial magistrate, they have the authority to transfer it to any magistrate subordinate to them for resolution। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये इसमें कंडीशन डाल दी है कि अगर आपका कोई भी क्लेम या ऑब्जेक्शन जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उनकी उनकी कोर्ट में रेज़ किया जाता है, तो यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है ना उसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो इस मैटर को अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र करे उसके रिजोल्यूशन के लिए। तो सिंपलर टर्म्स में हम क्या कहेंगे, इफ़ समवन ऑब्जेक्ट्स टू द अटैचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, जो कि आपकी अटैच की गई है सेक्शन 83 के अंडर, द कोर्ट विल एग्जामिन देयर क्लेम और ऑब्जेक्शन। तो कोर्ट क्या करेगा, उसके क्लेम्स को या ऑब्जेक्शन को एग्जामिन करेगा। इफ़ द ऑब्जेक्शन रेज्ड बिफोर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे कैन डेलीगेट द इंक्वायरी टू अ सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट। The purpose is to ensure a fair process when dealing with property attachments। तो समरी में शॉर्ट में इस सबसेक्शन के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये आपका ये जो प्रोविज़न है वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी क्लेम या ऑब्जेक्शन जो है किसी मतलब वो आपका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किए जाएँ कोर्ट के ज़रिए, ठीक है ना, और अगर ज़रूरी लगे तो मजिस्ट्रेट जो है वो उसे ट्रांसफ़र भी कर सकता है किसी अपने सबऑर्डिनेट को उस केस को रिजॉल्व करने के लिए। अब हम बात करेंगे सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 लास्ट सबसेक्शन है आपका किसका, सेक्शन 84 का। ये क्या कहता है कि एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज़ बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट्स बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 में within a period of 1 year from the date of such order institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 84 का सबसेक्शन 4 डील करता है विद सिचुएशन where a person's claim or objection has been disallowed by an order under subsection 1।
तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए, देखो पहले में क्या था आपका कि क्लेम किया किसी पर्सन ने, कौन पर्सन आपका क्लेम कर सकता है, ठीक है ना, फिर क्लेम आपका कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये कहता है कि अगर ये क्लेम जो है, जो क्लेम आपका किया गया है, क्लेम या ऑब्जेक्शन किया गया है किसी पर्सन के ज़रिए, वो अगर कोर्ट उसे डिसअलाउ कर देती है, चाहे होली चाहे फिर पार्शियली, मतलब उसको पूरी तरीके से डिसअलाउ कर देगी क्लेम या ऑब्जेक्शन को, या फिर कुछ पार्ट को डिसअलाउ करती है, ठीक है, तो उस केस में आपका वो पर्सन क्या कर सकता है। तो ये कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो अफेक्टेड पर्सन होगा ना, उसके पास में राइट होगा, ठीक है ना, राइट होगा कि वो एक केस फाइल कर सके। पर ये केस फाइल करने का भी एक टाइम पीरियड है, वो क्या है कि जब डिसअलाउंस ऑर्डर पास होएगा ना, मतलब जब वो उसके क्लेम को कोर्ट ने जो डेट पे, जिस डेट पे उसके क्लेम या ऑब्जेक्शन को डिसअलाउ किया है, उस डेट से 1 साल के अंदर अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर उसको क्या है, एक केस फाइल करना होगा इसको चैलेंज करते हुए। ऑब्जेक्टिव ऑफ सूट क्या होगा इसका कि द पर्पस ऑफ सूट इज टू एस्टैब्लिश द राइट द क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। तो ये जो सूट फाइल करने का मतलब, जो वो केस फाइल कर रहा है ना, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि जो भाई उसका जो क्लेम था ना, ठीक है, उसका जो क्लेम था डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो क्या कर सके, उसको प्रूव कर सके और अपने राइट को, अपने इंटरेस्ट को हासिल कर सके। कंक्लूसिवनेस ऑफ ऑर्डर, यहाँ ये बात करता है कि द ऑर्डर रिमेन्स कंक्लूसिव सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द सूट। मतलब ऑर्डर जो है उसको ही कंक्लूसिव माना जाएगा जब तक कि उस केस का रिजल्ट नहीं आ जाता, मतलब जो उसने केस फाइल किया है ना, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, हो सकता है कि भाई रिजल्ट में अगर उसने केस फाइल करा है और वो प्रूव कर देता है कि भाई उसका जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है वो आपका अटैचमेंट के मतलब वो उसको अटैच नहीं किया जा सकता सेक्शन 83 के अंडर, अगर वही प्रूव कर देता है तो भाई उसका क्लेम को क्या कर रहा है, अलाउ, मतलब उसका क्लेम आपका कोर्ट अलाउ कर देगी, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रूव ना कर पाए तो उसकी क्लेम को डिसअलाउ कर देगी। तो ये आपका रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, और तब तक जो पिछला ऑर्डर होगा वो आपका कंक्लूसिव माना जाएगा। फाइन। तो ये जो प्रोविज़न है वो आपका अलाउ करता है एग्रीव पार्टी को टू चैलेंज द डिसअलाउंस ऑर्डर थ्रू अ सिविल सूट। तो ये कहता है कि ये आपका जो अग्रीव पार्टी है, मतलब जिसको नुकसान हुआ है, ठीक है, ये अग्रीव पार्टी है, ठीक है ना, मतलब जिसके फेवर में रिजल्ट नहीं आया या फेवर में उसका कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं करा, ये उसको एक राइट प्रोवाइड करती है। किस चीज़ का राइट? डिसअलाउंस ऑर्डर जो है उसको चैलेंज करने के लिए केस फाइल करने का राइट। और ध्यान रखिएगा, अभी तक हम क्रिमिनल उसका बात कर रहे थे ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अटैचमेंट वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर वो जो डिसअलाउंस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जो केस फाइल करेगा वो सिविल सूट के अंडर करेगा। The suit aims to determine the person's rights to the disputed property, and the order's conclusiveness persists unless the suit results in a different outcome. तो जो उसका ऑर्डर होगा, जो पहले का जो भी ऑर्डर होगा ना कोर्ट का, वो तब तक मान्य होगा जब तक कि आपका जो उसने केस फाइल किया है ना उसका कोई डिफरेंट आउटकम नहीं आ जाता। तो जो बाद में उसका डिफरेंट आउटकम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसी के बेस पे आपका ये डिपेंड करेगा कि भाई उसके क्लेम जो है वो आपका अलाउ किया जाना चाहिए कि डिसअलाउ करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा आपका सेक्शन 84 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और क्लियर हुई होगी इस सेक्शन के रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा वीडियोस हम बनाएं तो आपको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, ताकि हम मोटिवेट हों और नए वीडियोस बनाने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल, जो प्लेलिस्ट की डिटेल है वो आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि आप और वीडियोस भी एक्सेस कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।